नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें सभी दोस्तों को बताया था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका सिलेबस होता है। तो काफ़ी ज़्यादा साथियों का हमारे पास मैसेज आया कि सर एक वीडियो बनाकर हमें सिलेबस के बारे में समझाइए। देखिए, यहाँ पर CET एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस को हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में सबसे टॉप पर उसका मेन पॉइंट होता है और उसी के रिलेटेड खोल के सब पॉइंट नीचे दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला मेन पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये इतिहास भारत और राजस्थान का पूरा इतिहास नहीं है। यहाँ पर हमें एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, यहाँ पर हमें मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ना है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो भूमिकाएं निभाई थी उन सब को ही हमें पढ़ना है। उसके अब हम सब पार्ट को देखना शुरू करेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे मेन पार्ट में दिया हुआ है सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए हम सब पार्ट में उसको देखते समय ध्यान रखेंगे। पहला हमारा सब पार्ट है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हम सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इतिहास की घटनाओं को देखेंगे, जिसमें हमारी दांडी मार्च हो गई, जिस भी प्रकार की घटनाएं हो गई उन घटनाओं को देखेंगे, लेकिन एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री की घटनाओं को कंसिडर हम नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, दो प्रकार के आंदोलन हुए, एक सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों को एक सत्र दिया हुआ है स्पष्ट 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में। जब इन आंदोलनों को हम पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त हमें दो सिरों पर इनको देखना होगा। पहला, इसमें भारतीयों का क्या योगदान रहा है। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक सुधार में अंग्रेज अधिकारी या कर्मचारियों का किस प्रकार से योगदान रहा है, दोनों को हम कंसिडर करेंगे। वहीं हम आगे चलें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनके योगदान। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान। अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो अवस्थाओं में हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का उदारवादी चरण, कांग्रेस का राष्ट्रवादी क्रांतिकारी चरण और फिर गांधी युग, इन सब को ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी पड़ेगी। और उसके बाद इनमें जो प्रमुख योगदान करता रहे, स्टार्टिंग में कांग्रेस की स्थापना के समय उदारवादी चरण में जो योगदान करता थे, उसके बाद में कांग्रेस के जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था उसमें जो योगदान करते थे, और फ्रीडम फाइटिंग के दौरान गांधी जी के योगदान में प्रमुख रूप से जो क्रांतिकारी या अदर फ्रीडम फाइटर की भूमिकाएं रही है, उन सबको भी हमें कंसिडर करके देखना होगा। वहीं हम जब तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, देखिए 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजस्थान की राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि हमें 1857 की क्रांति राजस्थान के रेस्पेक्ट में पढ़नी है, न कि इंडिया के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जब हम अपने मेन पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर राजस्थान और भारत का इतिहास लिखा हुआ था। शुरू के जो दो पॉइंट थे वो दोनों के दोनों पॉइंट हमारे इंडिया के इतिहास से थे, इंडिया के मॉडर्न इतिहास से थे, जबकि जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। तो फिर हम इस तीसरे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 1857 की क्रांति जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, हमें ओवरऑल इंडिया की 1857 क्रांति को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जनजातियों में चाहे हमारे भगत आंदोलन हो गए, यहाँ पर मोतीलाल तेजावत वाले आंदोलन हो गए, जयराम पैसा कानून से संबंधित जो आंदोलन, मीणा आंदोलन थे वो हो गए, इन सब का अध्ययन हमें करना होगा। किसान आंदोलन में हम बिजोलिया से लेके जितने भी किसान आंदोलन हुए उन सब का अध्ययन करेंगे, साथ में किसने इनको
जो क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं, इनके प्रमुख योगदानकर्ताओं के नाम, इनकी प्रमुख घटनाएं, इनकी डेट्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आजकल के एग्जाम में देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडलावरण। क्या कारण थे या कौन सी परिस्थितियाँ बनी कि लोगों में राजनीतिक जन जागरण की भावनाएं आई, और उनमें प्रमुख रूप से जो योगदान दिया वो प्रजामंडल आंदोलन का योगदान रहा था। प्रजामंडल आंदोलन के क्वेश्चन अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनकी स्थापना किसने करी, डेट के बारे में इनका पूछा जाता है। दूसरा, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेकर पूछा जाता है कि इनका नाम किस प्रजामंडल से। हम अगले पॉइंट की तरफ चले तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है। हम मेन पॉइंट की अगर बात करें तो मेन पॉइंट में हमें बताया हुआ है राजस्थान और भारत का इतिहास, और उसी के बाद हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट हमारा बनता है वो भारतीय इतिहास का बनता है, दूसरा पॉइंट भी हमारा भारतीय इतिहास का बनता है, तीसरा पॉइंट हमारा राजस्थान के इतिहास का बनता है। लेकिन जब हम आगे देखें तो चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट फिर से वो भारत के इतिहास का बना दिया जाता है। स्वतंत्रता उत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन। अब एकीकरण जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन राष्ट्रीय इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इनमें जो लास्ट में जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी, जो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को पढ़ना पड़ेगा। राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पुनर्गठन आयोग, और उसके बाद किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के युग में किस प्रकार के संस्थानिक निर्माण हुए, और विज्ञान एवं तकनीक के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो हमारा पहला जो मेन पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसमें शुरू के 2 पॉइंट हमारे भारतीय इतिहास के हैं, तीसरा पॉइंट हमारा राजस्थान के इतिहास का है, चौथा पॉइंट फिर से भारतीय इतिहास का इन्होंने ऐड किया है। इस प्रकार से हमारा पहला मेन पॉइंट फिनिश हो जाता है। फिर हम चलते हैं अगले सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए सेकंड पॉइंट जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखिए राजस्थान का इतिहास यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। नीचे जो सब पॉइंट होंगे वो डायरेक्ट इससे कनेक्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड रहेंगे। अब पहले सब पॉइंट की बात करें तो हमारे सामने आती है प्राचीन सभ्यताएं। सभ्यताओं में याद रहे इसके नीचे जितने भी सब पॉइंट होंगे अब उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सारे के सारे सब पॉइंट को हमें राजस्थान के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान के अंदर खूब सारी सभ्यता, लेकिन इन्होंने फिर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सभ्यताओं को डिफाइन किया है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर, बैराट। इस प्रकार से राजस्थान की सिर्फ इन्हीं सभ्यताओं को पढ़ना है। हमें जो जितनी सारी सभ्यताएं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं उलझना है, सिर्फ और सिर्फ जो दी हुई सभ्यताएं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। कौन सी ताम्रयुगीन है, कौन सी लोहयुगीन है, किसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, इन सब के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट अगर हम देखें इसी के साथ तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब जैसे ही ये प्रमुख राजवंश ऐड होता है, प्रमुख राजवंश ऐड होने के साथ ही हम मिडिवल में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब हमें राजस्थान के मध्यकाल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अब प्रमुख राजवंशों में हम एक पॉइंट तो ऐसे निकाल सकते हैं कि इसके किन किन क्षेत्रों पर किन किन राजवंशों का अधिकार रहा। वहीं इसके पहले वाली लाइन को अगर हम देखें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, तो फिर अब हम मध्यकाल की ऐतिहासिक घटनाओं को भी कंसिडर करेंगे। पहले वाले में हमने देखा था कि हमने ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल की कंसिडर करी थी। यहाँ पर हम प्रमुख राजवंश जोड़ने की वजह से ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो मध्यकाल की भी कंसिडर करेंगे। उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक सिस्टम किस प्रकार का था, राजस्व कलेक्ट करने का सिस्टम उनका किस प्रकार से था, और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम में किस प्रकार का यूज करते थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा मध्यकाल की तरफ इंगित करता है। वहीं हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो आती है अपनी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले एवं स्मारक,
कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ। देखिए, स्थापत्य कला की जो विशेषताएं क्या थी, जो कला हम स्थापत्य की यूज कर रहे हैं उसमें उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। और इसी के साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्मारक हमारे दिए हुए हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण स्मारक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी कलाएं, जो आर्ट जो होता है, नाचना, खेलना, कूदना, गाना, ये सारी कलाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला के बारे में उन्होंने स्पष्ट बताया हुआ है, चित्रकला के कितने स्कूल हैं। स्कूल के बाद हम बात करें तो किस कलाकार का संबंध किस चित्रशैली से, ये सारे क्वेश्चन को कंसिडर करके चलेंगे। हस्तशिल्प से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ कि कौन से लेखक ने क्या लिखा या किसका संबंध किस राजघराने से हैं, ये सारा इसमें पूछा जाएगा। और क्षेत्रीय बोलियाँ, बोलियों में हर क्षेत्र वाइज ध्यान में रखते हुए हम कंसिडर करेंगे। हाड़ौती में कौन सी भाषा बोली जाती है, ढूंढाड़ में कौन सी बोली जाती है, मालवा में कौन सी बोली जाती है, मेवात में कौन सी, सब बोलियों के बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर अगला टॉपिक हम देखें, मेले, मेलों के बारे में पढ़ना होगा, त्योहारों के बारे में पढ़ना होगा, लोक संगीत, लोक संगीत और संगीत के बारे में पढ़ना होगा, नृत्य के बारे में पढ़ना होगा, और राजस्थानी संस्कृति, परंपराएं, विरासत। मेले कब लगता है, कहाँ लगता है, किस तिथि को लगता है, और ख़ास तौर पे विक्रम संवत को ध्यान में रखते हुए इस सांस्कृतिक या कल्चरल सिस्टम को हमें कंप्लीट करना होगा। त्यौहार में भी हमें विक्रम संवत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लोक संगीत और लोक नृत्य जो है वो कौन सा कलाकार संगीत में और नृत्य में किस नृत्य से संबंधित है, जिसको कोई पुरस्कार मिला हुआ है, उनके बारे में हम जानेंगे। हमारी संस्कृति के बारे में जानेंगे, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब के बारे में। कोई पूछेगा सर हमने इसमें तो आभूषण दिए नहीं है, फिर भी आभूषण पूछा है, ऐसा नहीं है। संस्कृति दी हुई है, राजस्थानी संस्कृति दी हुई है। संस्कृति का मतलब हो गया रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यहाँ की परंपराएं दी हुई है। हम हमारे परिवेश में जो परंपराएं देखते हैं, उन परंपराओं में अगर हम बात करें कि राजस्थान की जो परंपराएं रही है, जैसे विवाह से लेकर अदर जो भी परंपराएं हमारी रही है, विवाह की हो गई, जन्म की हो गई, इन सभी परंपराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। विरासत की अगर हम बात करें, विरासत में हमें राजस्थान वालों को सबसे ज़्यादा विरासत में कुछ मिला है तो वो स्वाभिमान मिला है, और उसी के साथ में हमें किले और स्मारक मिले। तो विरासत के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और संत एवं लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। संत, जो राजस्थान एक संतों का प्रदेश रहा है, कहते हैं कि भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद। तो रामानंद जी के सारे शिष्य या रामानंद जी से पहले के जो संत हुए उनको, और उसके बाद लोक देवताओं को विशेषकर कंसिडर करना पड़ेगा। लोक देवताओं में इनके स्थान, माता पिता के नाम और इनकी कोई विशेष कार्य रहा है तो उसको कंसिडर करके पढ़ना पड़ेगा। वहीं हम आगे बात करें तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो हमारे इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम सब सिलेबस को ओवरऑल देखें तो सिलेबस का पहला पार्ट जो है वो 2 भागों में था। पहले के अंदर भारत और राजस्थान का इतिहास, वहीं दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का इतिहास और आर्ट और कल्चर दिया हुआ है। इसमें राजस्थान के इतिहास में मिडिवल हिस्ट्री को कंसिडर किया है, जबकि पहले वाले इतिहास के अंदर राजस्थान और भारत की सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को कंसिडर करके ये सिलेबस बनाया गया। इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।